हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर द मेडिसिन बैग, जिसे लिखा है एक अमेरिकन ऑथर वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्स नीव ने। दोस्तों, क्लास 10 में एक चैप्टर था द चीफ सेटल्स स्पीच, उसी तरह का ये भी एक स्टोरी है। यह स्टोरी 1975 में द बॉयज लाइफ मैगजीन में पब्लिश की गई थी। ये पूरी स्टोरी एक सू मैन और उसके ग्रेट ग्रैंड सन के बीच में ही घूमती रहती है। अच्छा, मैं बता दूं कि इसको सू पढ़ते हैं, ना कि शॉक्स, ठीक है? इसको सू पढ़ते हैं। तो सू एक ट्राइब का नाम है जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में रहती है। सू के लोग पहले ग्रेट लेक्स के आसपास रहते थे। बेसिकली ये लोग आदिवासी होते हैं, लेकिन समय के साथ ये लोग ग्रेट लेक्स से ग्रेट प्लेन्स में आकर बस गए। दोस्तों, सू ट्राइब के लोग भाषा के डिफरेंस के वजह से 3 ग्रुप्स में बट गए, डकोटा, लकोटा और नकोटा। डकोटा ईस्टर्न सू है, लकोटा वेस्टर्न सू है और नकोटा दोनों ईस्टर्न सू और वेस्टर्न सू के बीच में आता है। ठीक है, डकोटा ईस्टर्न सू है, लकोटा वेस्टर्न सू है और नकोटा दोनों ईस्टर्न सू और वेस्टर्न सू के बीच में आता है। डकोटा मिसिसिपी रिवर और मिनेसोटा के जंगलों में लोकेटेड है। नकोटा ईस्टर्न और वेस्टर्न सू के बीच में लोकेटेड है और ये लोग ग्रेट प्लेन्स में रहते थे। और लकोटा, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप था, इन लोगों को लड़ना बहुत अच्छे से आता था और ये लोग अपने वॉरियर कल्चर के वजह से ही बहुत फेमस हैं। वैसे ये लोग वेस्टर्न प्लेन्स में रहते हैं। तो इतना कुछ बताने का मेरा मोटिव आपको ये समझाना है कि इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर बच्चे का नाम मार्टिन है और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर लकोटा सू ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और सू के लोग अपने ट्रेडिशन, अपने फैमिली हेरिटेज की वजह से जाने जाते हैं। और इस स्टोरी में लकोटा सू ट्राइब के बैकग्राउंड से आए ग्रेट ग्रैंडफादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लोग अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को नेक्स्ट जनरेशन के मेल चाइल्ड को पास करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। मेरी छोटी बहन शेरिल और मैं हमेशा अपने सू नाना, जो आयरन शेल के बारे में बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारे दोस्त जो हमेशा शहर में रहे थे और सिर्फ फिल्मों और टीवी से ही इंडियंस के बारे में जानते थे, हमारी स्टोरीज से बहुत इम्प्रेस हो जाते थे। शायद हमने नाना और रिजर्वेशन के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। दोस्तों, रिजर्वेशन एक छोटा सा एरिया है जहां पर नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को यूएस गवर्नमेंट के द्वारा फोर्सफुली रहने के लिए दिया गया था। अरे 19th सेंचुरी में यूएस गवर्नमेंट और सू के लोगों में वॉर हुआ था, जिस कारण मैंने शुरू में बताया था कि लकोटा के लोग वेस्टर्न प्लेन्स में रहते थे। और वेस्टर्न प्लेन्स में कहाँ? ब्लैक हिल्स। तो जब यूएस गवर्नमेंट और सू के लोगों में वॉर हुआ तो बहुत सारे सू के लोग मारे गए और लास्ट में लकोटा के लोगों को ब्लैक हिल्स से निकाल दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि ब्लैक हिल्स में गोल्ड की खदान थी। अरे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कितना बताऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने शुरू में बताया था कि मार्टिन के ग्रेट ग्रैंडफादर लकोटा ट्राइब से थे और यूएस गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्हें ब्लैक हिल्स से निकालकर एक छोटी सी जगह दी गई थी। उस जगह का नाम रिजर्वेशन है। तो मार्टिन के ग्रेट ग्रैंडफादर रिजर्वेशन में रहते हैं, जो जगह यूएस गवर्नमेंट ने लकोटा के लोगों को दी है। तो वही मार्टिन कहता है कि शायद हमने नाना और रिजर्वेशन के बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया, लेकिन जब हम गर्मियों में नाना के पास जाकर आयोवा वापस आते तो हमारे पास हमेशा कोई न कोई कहानी होती अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए। हमारे पास हमेशा कोई न कोई असली सू ट्राइब की चीजें होती जिसे हम अपने दोस्तों को दिखाते थे। एक साल शरील के पास नए मोकासिन्स थे जो दादा ने बनाए थे। दोस्तों, मोकासिन्स एक तरह के जूते होते हैं जिन्हें डियर के स्किन से या किसी और सॉफ्ट लेदर से बनाए जाते हैं। कुछ इस तरह के दिखते हैं। दूसरी बार जब हम गए तो नाना ने मुझे एक छोटा गोल कच्ची चमड़ी का एक ड्रम दिया था जिस पर एक घोड़े पर सवार योद्धा की पेंटिंग बनी हुई थी। उन्होंने मुझे एक असली सू मंत्र भी सिखाया था जिसे मैं तब गाता जब मैं लेदर से कवर्ड स्टिक से ड्रम बजाता, जिसके एंड पर एक पंख लगा हुआ था। और जब भी मैं अपने दोस्तों को ये ड्रम बजाते हुए मंत्र गाकर सुनाता था तो सब मुझसे इम्प्रेस हो जाते थे, सभी मेरी तारीफ करते थे। ठीक है, तो लेदर से कवर्ड स्टिक जिसके एक एंड पर पंख लगा हुआ था, उससे जब मार्टिन ड्रम बजाता था और सू ट्राइब के मंत्र गाता था तो उसके फ्रेंड्स उससे इम्प्रेस हो जाते थे। हमने कभी भी अपने दोस्तों को नाना की फोटो नहीं दिखाई। ऐसा नहीं था कि हमें उनके वजह से
शर्म आती थी, क्योंकि हम जानते थे कि जो इम्प्रेसिंग स्टोरीज हमने सुनाई थी वो असलियत मतलब रियल वर्ल्ड से मैच नहीं करती। हमारे दोस्त फ़ोटो देखकर हंस पड़ते, क्योंकि नाना टीवी पर दिखाए गए इंडियंस के तरह लंबे और अमीर आलिशान नहीं थे। उनके बाल चोटी में नहीं थे, बल्कि उनकी गर्दन पर ग्रे रंग के धागों जैसे लटके हुए थे, और वो बूढ़े थे। वो हमारे पर नाना थे, और वो किसी टेंट में नहीं रहते थे, बल्कि साउथ डकोटा के रोजबड रिजर्वेशन में एक आधे लकड़ी और आधे तार पेपर की झोपड़ी में अकेले रहते थे। इसलिए जब नाना हमें मिलने आए तो मैं इतना शर्मिंदा और निराश हो गया कि मुझे मरने की इच्छा हुई। हमारे पड़ोस में बहुत सारे छोटे छोटे पुडल डॉग और दूसरे फैंसी कुत्ते थे। दोस्तों, पुडल डॉग कुछ इस तरह का होता है, लेकिन वो आमतौर पर अकेले ही पोस्टमैन पर भौंकते थे, वो भी अपने आंगन में रहकर। अब ऐसा लग रहा था जैसे कुत्तों का पूरा झुंड एक जगह पर एक साथ भौंक रहा हो। मैं उठकर फुटपाथ पर गया ताकि देख सकूं कि इतना शोर क्यों हो रहा था। करीब 1 ब्लॉक दूर मैंने छोटे बच्चों की भीड़ देखी जो चिल्ला रहे थे, और कुत्ते किसी के चारों ओर भौंक रहे थे और गुर्रा रहे थे। जो सड़क के बीचों बीच चल रहा था, मतलब जो इंसान सड़क के बीचों बीच चल रहा था, कुत्ते उसके चारों ओर भौंक रहे थे और गुर्रा रहे थे। मैंने उस ग्रुप को धीरे धीरे नजदीक आते देखा और देखा कि बीच में एक आदमी लंबी काली टोपी पहने हुए था। वह रुक रुक कर अपने हाथ में कुछ देखता और फिर रोड के दोनों ओर के घरों की ओर देखता। मुझे ठंड और गर्मी दोनों एक साथ महसूस हुई जब मैंने उस आदमी को पहचाना। मतलब जब मार्टिन उस आदमी को पहचानता है तब उसको अचानक एक झटका लगता है, शॉक लगता है। ओह नहीं, मैंने धीरे से कहा, ये तो नाना है। मैं फुटपाथ पर खड़ा रहा, हिल भी नहीं पा रहा था। भले ही मैं भाग कर छुप जाना चाहता था, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मुझे गुस्सा आया जब मैंने देखा कि कुत्ते गुर्रा रहे थे और नाना की ढीली पैंट के पैरों को काट रहे थे, और थके हुए नाना उन्हें अपनी छड़ी से धीरे धीरे हटा रहे थे। बेवकूफ कुत्ते, मैंने कहा, और नाना को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। जब मैंने कुत्ते को भगाने के लिए चिल्लाया और लात मारी तो वो अपनी पूंछ दबाकर भाग गए। बच्चे फुटपाथ पर जाकर खड़े हो गए, जहां से वो मुझे और बूढ़े आदमी को देख रहे थे। नाना, मैंने कहा, और जब मेरी आवाज़ कांपी तो मुझे बहुत बेवकूफ़ी महसूस हुई। मैंने उनके पुराने टूटे फूटे टिन के सूटकेस की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे एक रस्सी से बांधकर बंद किया गया था, लेकिन उन्होंने उसे रोड पर ही रख दिया और मुझसे हाथ मिलाया। हाउ टकोजा। दोस्तों, हाउ मतलब हेलो और टकोजा मतलब ग्रैंड चाइल्ड। तो वही ग्रेट ग्रैंडफादर मार्टिन से सू भाषा में कहते हैं हाउ टकोजा मतलब हेलो मेरे पोते। मैं वहीं खड़ा रहा जबकि पूरा पड़ोस हमें देख रहा था, और मेरे पास वहीं खड़े रहकर उनसे हाथ मिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने देखा कि कैसे उनकी सफ़ेद बालों की लटें उनकी बड़ी काली टोपी के नीचे से लटक रही थी, जिनके क्राउन में मतलब टोपी में एक झुकी हुई पंख लगी हुई थी। मतलब उनके टोपी के ऊपर एक पंख लगी हुई थी और वो हवा में हिल रही थी। उनके ढीली ढाली काली सूट उनके झुके हुए बॉडी पर एक बोरे की तरह लग रही थी। मतलब सूट ओवर साइज था। जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो उनका कोट खुल गया और उसमें एक चमकदार लाल सैटिन की शर्ट दिखाई दी। दोस्तों, सैटिन एक तरह का कपड़ा होता है, यूजुअली सिल्क से बनाया जाता है। तो वही जब मार्टिन ने दादा से हाथ मिलाया तो उनकी कोट खुल गई और लाल चमकदार सैटिन की शर्ट दिखाई दी, जिसमें कॉलर के नीचे एक मोती वाला बोला टाई था। उनका यह पहनावा रिजर्वेशन में तो नॉर्मल था, लेकिन यहाँ नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज़मीन में धंस जाऊँ। हाय, मैंने सर झुकाकर बड़बड़ाया। जब मैंने उनकी कांपती हुई हड्डियों वाली हाथ को महसूस किया, मतलब जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की और उनके चेहरे पर थकान देखी। मुझे रोने का मन कर रहा था, मुझे कुछ भी कहने को नहीं सूझा। इसलिए मैंने नाना का सूटकेस उठाया, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें हमारे घर की तरफ लेकर चल दिया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे नहीं पता कि वह कितनी देर से राह देख रही थी, लेकिन उन्होंने अपना हाथ मुंह पर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर वह हमारी तरफ दौड़ी। दादा, उन्होंने हाँफते हुए कहा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि मार्टिन के वो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो मार्टिन की मॉम के ग्रैंडफादर हुए।
इसीलिए वो कहती हैं, दादा आप यहाँ कैसे पहुँचे। वह उन्हें गले लगाने ही वाली थी, लेकिन उन्हें याद आया कि सू परंपरा में इस तरह का प्यार जताना मना है और नाना को शर्मिंदा कर सकता है। हाउ मैरी, मतलब हेलो मैरी, उन्होंने माँ से हाथ मिलाते हुए कहा। माँ मुस्कुराई और उनका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। जैसे ही हम उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहे थे, दरवाज़ा खुला और शरील घर से बाहर दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह नाना को देखकर इतनी खुश थी कि मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। नाना, उसने खुशी से चिल्लाया। आप हमें देखने आए हैं? नाना मुस्कुराए। माँ और मैंने उन्हें छोड़ दिया जब उन्होंने अपनी बाहें मेरी 10 साल की बहन की ओर फैलाई, जो अभी भी इतनी छोटी थी कि उसे गले लगाया जा सकता था। विसिंग कला, मतलब छोटी बच्ची। उन्होंने उसको ग्रीट किया और फिर बेहोश हो गए। वो बेहोश हो गए थे। माँ और मैंने उन्हें अंदर ले जाकर उनके सिलाई के कमरे में रखा, जहाँ एक एक्स्ट्रा बेड था। जब हमने नाना को बिस्तर पर लिटा दिया तो माँ दुखी होकर उनके कंधे थपथपा रही थी। माँ, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, है ना? मैंने सजेस्ट किया, क्योंकि माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। हाँ, उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम दादा को आराम से लेटा दो। मार्टिन, मैं ना चाहते हुए भी बिस्तर की ओर बढ़ा। मुझे पता था कि नाना कभी नहीं चाहेंगे कि माँ उनके कपड़े उतारे, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था। वह इतने दुबले पतले और कमज़ोर थे कि उनका कोट आसानी से उतर गया। जब मैंने उनकी टाई ढीली की और उनकी शर्ट का कॉलर खोला तो मैंने देखा कि उनके गले में एक लेदर की छोटी थैली एक धागे से बंधी हुई थी। मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया और उनके जूते उतारने के लिए आगे बढ़ा। उनके पुराने और घिसे हुए काउबॉय बूट्स बहुत टाइट थे और जैसे ही मैंने उन्हें खींचकर उतारने के लिए उनके पैरों पर जोर डाला, वह दर्द से कर्रा उठे। मैंने जूतों को फर्श पर रखा और देखा कि वह इतने टाइट क्यों फिट हो रहे थे। हर जूते में पैसे भरे हुए थे। मैंने उन नोटों को देखा जो जूतों के अंदर थे और उनके बारे में पूछने ही वाला था, लेकिन नाना की आंखें फिर से बंद हो गई। माँ पानी का बर्तन लेकर वापस आई। उन्होंने नाना का चेहरा धोते हुए समझाया, डॉक्टर का कहना है कि दादा को गर्मी के वजह से थकावट हो गई है। माँ ने गहरी सांस ली। ओह मार्टिन, तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे? डॉक्टर के चले जाने के बाद हमें पता चला नाना गुस्से में बिस्तर पर बैठे थे, जबकि माँ उन्हें थोड़ा सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी। आज रात आप मैरी को आपको खाना खिलाने दे दादा, मेरे पापा ने बोला, जो काम से लौटे ही थे जब डॉक्टर जा रहे थे। आप असल में बीमार नहीं हैं। उन्होंने धीरे से नाना को तकिए पर वापस टेक लगाते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा कि आप लंबे सफ़र के बाद थक गए हैं और आपको गर्मी लग गई है। नाना थोड़ा रिलैक्स हो गए और सूप पीते पीते उन्होंने अपने सफ़र के बारे में हमें बताया। हमारे उनसे मिलने के बाद, मतलब जब हम उनसे मिलने रिजर्वेशन गए तो हमसे मिलने के बाद उन्होंने तय किया कि वो देखना चाहते हैं कि उनके इकलौते डिसेंडेंट्स, मतलब वंशज जो जिंदा है, वो कहाँ रहते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 19वीं सेंचुरी में यूएस गवर्नमेंट और सू ट्राइब के बीच में वॉर हुई थी, जिस कारण बहुत सू ट्राइब के लोग मारे गए थे। हो सकता है इनके और भी डिसेंडेंट्स होंगे, लेकिन सब मारे गए। अब बस मार्टिन की फैमिली ही बची हुई है। तो वही कहते हैं कि हमारे उनसे मिलने के बाद उन्होंने तय किया कि वो देखना चाहते थे कि उनके इकलौते डिसेंडेंट्स जो जिंदा है वो कहाँ रहते हैं और हमारा घर कैसा है। इसके बाद उन्होंने शर्माते हुए ये एक्सेप्ट किया कि हमारे जाने के बाद वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। मुझे पता था कि सबको उतना ही गिल्टी महसूस हो रहा था जितना मुझे, खासकर माँ को। माँ ही नाना के पास बची थी। अच्छा, मैं बता दूं कि मार्टिन के माँ के वजह से ये लोग सू ट्राइब से जुड़े हुए हैं। मार्टिन के फादर का सू ट्राइब से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, मार्टिन जो आयरन शेल को नाना नाना कहकर पुकारता है। हाँ, तो नाना के अकेलेपन के बारे में सुनकर हम सब को दुख हो रहा था, खासकर माँ को। माँ ही नाना के पास बची थी, इसलिए भले ही उन्होंने पापा से शादी कर ली थी, जो कि एक गोरे आदमी थे और हमारे शहर के कॉलेज में पढ़ाते थे, और मेरे और शरीर के पैदा होने के बाद भी माँ ने यह एश्योर किया कि हर गर्मियों में हम एक हफ्ता नाना के साथ बिताएंगे।
मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे जाने के बाद नाना को अकेलापन महसूस होगा और हम में से किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया था कि वो कितने बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे। लेकिन नाना को पता था और इसलिए वो हमारे पास आ गए। उन्होंने 2.5 दिनों तक बसों में सफ़र किया। जब वो शहर पहुँचे तो लंबे समय तक बैठने की वजह से थके और अकड़े हुए थे और फिर उन्होंने हमें खोजने के लिए पैदल चलना शुरू किया। वह किसी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर आराम करने के लिए बैठ गए थे। तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें देखा। नाना के अकॉर्डिंग वह पुलिस वाला एक अच्छा आदमी था जिसने उन्हें बस स्टॉप तक पहुंचाया और तब तक इंतज़ार किया जब तक बस नहीं आई। और जब बस आई तो उन्होंने बस ड्राइवर से कहा कि नाना को बेलव्यू ड्राइव पर उतार दे। बस से उतरने के बाद नाना फिर से पैदल चलने लगे, लेकिन जब वह फुटपाथ पर चल रहे थे तो उन्हें रोड के दूसरी ओर के घरों के नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वह रोड के बीचों बीच चलने लगे। तभी सारे छोटे बच्चे और कुत्ते उनके पीछे लग गए थे। मुझे पता था कि सभी को उतना ही बुरा महसूस हो रहा था जितना मुझे। फिर भी मुझे प्राउड हो रहा था इस 86 साल के बूढ़े आदमी पर जिसने कभी भी रिजर्वेशन से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन अकेले ही इतनी दूर का सफ़र करने का हिम्मत दिखाया था। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसके आगे का स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।